हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? अपन देख रहे हैं कक्षा 8 की मॉडल पेपर जो बोर्ड परीक्षा के लिए जारी हुए हैं, उनको देख रहे हैं। तो अपन ने गणित के काफ़ी मॉडल पेपर देख लिए हैं। विज्ञान का मॉडल पेपर 2 देख रहे थे, जिसके अंदर अपन ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब बाकी के अब करते हैं। अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है 15 क्वेश्चनों का, तो आप पहले वो देख लें, उसके बाद में ये देखें तो आपका पूरा जो है मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। जिसका वो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अन्य मॉडल पेपर हैं, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कक्षा 8 की गणित भी आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह उपलब्ध हो जाएगी और सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अपन ने पिछले वाली जो वीडियो है उसके अंदर अपन ने इसके मॉडल पेपर 2 के जो पार्ट 1 बनाया था, उसके अंदर अपन ने इसके अंदर 15 प्रश्न देख लिए थे। तो इसके अंदर से 15 प्रश्न था दोस्तों उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। यहाँ तक अपन ने उसमें क्वेश्चन कर लिए थे। अब अपन देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है दोस्तों, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, अपन इसको सीरियलिटी से एक प्रश्न को करते हैं। तो इसका आंसर अपन लिखेंगे दोस्तों कि नींबू का अचार को अपन एल्युमिनियम के पात्र में रख सकते हैं या नहीं रख सकते, इसको अपन देखेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि अपन जो खट्टी चीज़ें उनको धातु के अंदर नहीं रखते, क्योंकि उनसे वो क्रिया कर जाती हैं। तो आंसर लिखेंगे नहीं, हम नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में नहीं रख सकते, क्योंकि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है जो एल्युमिनियम के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम के लवण व हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करता है। ये भोजन को खराब या विषाक्त कर देता है और इसे खाने के अयोग्य बना देता है, यानी खाने के लिए उपयोगी नहीं रहता है। यानी धातु है वो अम्ल से क्रिया कर लेगा, इसलिए अपन अम्ल जो चीज़ें हैं उनको धातु के पात्र में नहीं रखते। आगे 17वां प्रश्न है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? यानी जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे अपने कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, ये समाप्त होने वाले ईंधन क्यों हैं? तो इसका आंसर अपन लिखेंगे जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं क्योंकि एक बार इसका उपयोग करने के पश्चात इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये मर्त जीवों से बनते हैं और मर्त जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। हमारे पास जो जीवाश्म ईंधन का भंडार है वह कुछ सालों के लिए पर्याप्त है, इसलिए हमें इसका न्यायोचित उपयोग या प्रयोग करना चाहिए, फालतू में इसको यूज में नहीं लेना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों 18वां प्रश्न, घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक हैं क्यों? उदाहरण से इसको समझाना है। तो दोस्तों उदाहरण से देखो, घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक है, जैसे वाहनों में ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक पैडों का इस्तेमाल करना, कबड्डी में खिलाड़ियों द्वारा अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ना, चलते समय अधिक बल लगाकर पैरों द्वारा जमीन को पीछे धकेलना, कारखानों में घिरनी या पहिए और पट्टे के बीच में घर्षण बढ़ाने के लिए जो बिरोज का इस्तेमाल करना, सर्दियों में हाथों को रगड़ना और ऊष्मा पैदा करना आदि जो काम है सब घर्षण से होते हैं। इसलिए अपन घर्षण है वो हानिकारक होते हुए भी अपने लिए जीवन में आवश्यक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नींबू के रस में संपसरित को स्वतंत्र सिरे को डुबोया जाता है तो चुंबकीय सुई पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर अपन लिखेंगे, जब किसी संप्रेक्षित के स्वतंत्र सिरे को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इसका कारण यह है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। अब देखते हैं दोस्तों अगला नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए? तो इसका आंसर अपन लिखेंगे, घर में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से सिर और चेहरे को ढक लें। भूकंप के झटके आने पर घर के अंदर ही रहें और झटके रुकने के बाद ही बाहर निकलें। अगला है, अगर आप रात को भूकंप आया है तो लेट रहे हैं तो तकिए से अपने सिर को ढक लें। इसके बाद में अगला अपन लिखेंगे दोस्तों कि घर के सभी के बिजली के जो स्विच हैं वो उनका बंद कर देना चाहिए। भूकंप के समय आप अगर घर से बाहर हों तो ऊंची इमारतों या बिजली के खंभों आदि से दूर रहें जब तक इसके झटके ख़त्म ना हो जाएं।
फिर उसके बाद में भूकंप के समय अगर आप किसी चलती हुई गाड़ी में हो तो जितनी जल्दी हो उसकी गाड़ी रोक लो और गाड़ी में ही बैठे रहो। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह क्या है समझाइए। तो कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित ऐसे उपकरण है जो पृथ्वी को निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए ये उपग्रह अपने अक्ष पर ही घूमते हैं। वर्ष 1957 में सर्वप्रथम रूस ने एक कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक ए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिनमें दूरसंचार, मौसम विज्ञान संबंधी अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय जासूसी प्रमुख है। इस समय 700 से अधिक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। अब भारत की चर्चा करते हैं। भारत ने अपना जो पहला उपग्रह है कृत्रिम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को रूस से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। भारत के इस कृत्रिम उपग्रह का नाम 5वीं शताब्दी के भारतीय खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसका भार 3560 किलोग्राम था और यह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और 96.41 मिनट में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। आर्यभट्ट के 26 मुख हैं, जिन पर 18,500 सौर सेल लगे हुए अपने परीक्षण काल में लगभग 6 महीने तक अंतरिक्ष में कतिपय वैज्ञानिकों प्रयोग एवं शोध करना इसका लक्ष्य था, किंतु कुछ खराबी आने से कारण प्रयोग अधिक समय तक नहीं किया जा सका। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कृषि कार्यों में उपयोगी निम्न औजारों का वर्णन कीजिए। तो हल तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, जुताई करने के लिए आवश्यक होता है। बहुत इजी प्रश्न है। तो प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार को निकालने, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत जो तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। हल के मुख्य भाग पर लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल सेप्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरे को जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल जो हैं वो तेज़ी से लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। इसके बाद में अगले वाला है कुदाली। तो कुदाली क्या होती है दोस्तों? यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने तथा मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिस पर एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी रहती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। अगला है दोस्तों कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर का उपयोग से श्रम व समय की बचत होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, या वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला है वन्य प्राणी। वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका बताना है। तो वन्य जीव हैं वो वनोन्मूलन से वन्य जीव का आवास ही खत्म हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, हम वृक्षों की कटाई करते हैं तो धीरे धीरे सारे वन्य प्राणी विलुप्त हो जाएंगे और वन्य पेड़ पौधे भी गायब हो जाएंगे। प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा, मृदा अपरदन अधिक होगा, प्राकृतिक आपदाओं की संभावना अत्यधिक हो जाएगी, अंत में जीवन संभव नहीं होगा। यदि किसी जंतु का आवास बाधित होता है तो उसका संरक्षण तो आसान हो जाएगा, परंतु उसका बौद्धिक शारीरिक विकास से ढंग से नहीं हो पाएगा और उसके साथ उसकी प्राकृतिक आदतों में भी परिवर्तन आ जाएगा। अगला है दोस्तों पृथ्वी। पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वनोन्मूलन से वैश्विक उष्णन हो रहा है, जिससे बर्फीली पहाड़ तक पिघल रहे हैं। पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। इसके साथ साथ और भी प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा आदि संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। और इसके अलावा अगली पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? वनोन्मूलन की वजह से बहुत सारी स्पीसीज संकटापन या विलुप्त स्पीसीज की श्रेणी में आ रही हैं। पृथ्वी पर प्रदूषण की समस्या और अधिक जटिल होती जा रही है और पृथ्वी का ताप भी बढ़ता जा रहा है। यदि यह हाल रहा तो पृथ्वी पर जीवन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा और अपने आने वाली पीढ़ी नष्ट ही हो जाएंगी। इसके अलावा पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम वृक्षों की कटाई करते रहे तो धीरे धीरे
सारे प्राणी विलुप्त हो जाएंगे, वन्य पेड़ पौधे भी गायब हो जाएंगे, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाएगा, मृदापर्दन भी अधिक होगा, प्राकृतिक आपदाओं की संभावना अधिक हो जाएगी, बर्फीले पहाड़ पिघल जाएंगे और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। अंत में जीवन संभव नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित की व्याख्या करो। जो अब है असर्वे तरंगे, सर्वे तरंगे और परासर्वे तरंगे। तो दोस्तों असर्वे तरंगे क्या होती है? असर्वे यानी जिनको अपन सुन नहीं सकते। तो असर्वे तरंगे वे तरंगे हैं जिनको आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, असर्वे तरंगे कहते हैं। इन्हें हम नहीं सुन सकते, जैसे भूकंप से निकली तरंगे। एग्जाम्पल, हाथी, ब्लू मछलियाँ ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो अपन को सुनाई नहीं देती है। अगला है सर्वे तरंगे। तो सर्वे प्रास या श्रवणप्रास की तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये आपको क्राइटेरिया याद रखना है, 20 से 20,000 सर्वे में आती है। तो 20,000 से कम है वो असर्वे में आ जाएगी और 20,000 से अधिक है वो प्रासर्वे में आ जाएगी। सर्वे प्रास कहते हैं, इसे हम सुन सकते हैं, जैसे मनुष्य सुन पाता है वो बातें हैं वगैरह, ये इसमें सर्वे में आती है। अगला है प्रासर्वे या प्राध्वनि तरंगे। प्रासर्वे तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, उन्हें प्रासर्वे तरंगे कहते हैं। इन्हें हम सुन नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ इसकी होती है। इन्हें कुत्ते या चमगादड़ सुन सकते हैं तथा डॉल्फिन मछली व पोरपाइस भी सुन सकता है। अब देखते हैं दोस्तों अंतिम प्रश्न, पाँचवा जो 25वां प्रश्न है कि जल प्रदूषण के कारक, प्रभाव और रोकथाम लिखिए। तो दोस्तों ये प्रश्न आते हैं, ये ज़्यादातर आते हैं और इनको करना भी चाहिए। बड़े प्रश्न आते हैं, नंबर अच्छे आते हैं, कुछ अपने विचार भी इसके अंदर लिख सकते हैं। तो जल प्रदूषण के पहले कारक लिखना है, फिर प्रभाव लिखना है, फिर रोकथाम लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कारण क्या है। पहला कारण है औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आज कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन इन कारखानों के लगने से पूर्व इनके अपशिष्ट पदार्थों को नदियों, तालाबों, नहरों आदि किसी अन्य स्रोत में बहा दिया जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीव जंतु व पौधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही जल पीने योग्य नहीं रहता है और प्रदूषित हो जाता है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है दोस्तों? दूसरा कारण है अपना जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि की जनसंख्या वृद्धि से मलमूत्र हटाने की एक गंभीर समस्या का समाधान नासमझी से यह किया जा रहा है कि मलमूत्र आज नदियों व नहरों आदि में बहा दिया जाता है। यही मलमूत्र हमारे जल स्रोतों को दूषित कर रहा है। अगला है, जब जल में परमाणु परीक्षण किए जाते हैं तो जल में इसके नाभिकीय कण मिल जाते हैं और यह जल प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा गाँव में लोग तालाबों, नहरों में नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, बर्तन साफ करने आदि से भी जल स्रोत संदूषित या प्रदूषित हो जाते हैं। अब इनके प्रदूषण से अपन को क्या क्या प्रभाव पड़ता है अपने जीवन पर? तो पहला है स्वच्छ जल, जो सभी जीवों के लिए अति आवश्यक है मात्रा में है, इसकी कमी हो जाएगी। दूसरा है प्रदूषित जल पीने से मानव में हैजा, पेचिश, क्षय, उदर संबंधी रोग उत्पन्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है दूषित जल के साथ ही पित्तकृमि, गोलकृमि आदि मानव शरीर के में पहुँचते हैं, जिससे व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। अगला है समुद्र में होने वाले परमाणु परीक्षणों से जल में नाभिकीय कण मिल जाते हैं जो समुद्री जीव वनस्पति को नष्ट कर देते हैं और समुद्र का पर्यावरण का भी संतुलन बिगड़ जाता है। अब इसके रोकथाम के उपाय क्या क्या है दोस्तों? तो रोकथाम के उपाय अपन देखते हैं। पहला है नदी तथा अन्य किसी जल स्रोत में अवशिष्ट बहाना या डालना गैरकानूनी घोषित कर प्रभावी कानून बनाकर इसका कदम उठाना चाहिए। अगला है कार्बनिक पदार्थों के निष्पादन से पूर्व उनका ऑक्सीकरण कर दिया जाए। अगला है दोस्तों पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थ जैसे ब्लीचिंग पाउडर आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्रों में किया जा रहे परीक्षणों पर रोक लगनी चाहिए और समाज व जनसाधारण में जो प्रदूषण के खतरे के प्रति है वो चेतावनी या चेतना उत्पन्न करनी चाहिए। तो ये हो गया अपना दोस्तों विज्ञान का मॉडल पेपर 2। इसके अलावा सभी विषय के मॉडल पेपर मेरे चैनल पर आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपको वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा। और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।